न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बराह रास्त नशरियात में आपके सामने वो तमाम खबरें रखेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर पर इत्तेफाक होने के बाद सामने आई हैं। इस पर मुख्तलिफ शख्सियात की आरा भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ नशरियात में शामिल हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक सुहेल वड़ाइद साहब। उनसे भी हम कुछ अहम तरीन सवालात पूछेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ इस नशरियात में शामिल हैं मारूफ क्रिकेटर साबिक ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद। पाकिस्तान में क्रिकेट और पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जो इवेंट्स मुतासिर हुए इस दौरान, उनकी भी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले अलीना फ़ारूक शेख जियो न्यूज़ की एंकरम रिपोर्ट कार्ड की मेज़बान लाहौर में वाघा बॉर्डर पर गईं और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है उनकी। पहले आपको वो दिखाते हैं। आज हम मौजूद हैं वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर, जहां पर अब से कुछ देर बाद परचम उतारने की बाकायदा तकरीब होगी। हम वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ से पैगाम ये जाए कि हम इकट्ठे हैं। ये जो लोग हैं ये अपनी पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये यहाँ पर अपनी अफवाज का जज्बा बढ़ा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये जो लोग हैं बाहिम्मत लोग, उनका जोश, जज्बा और उनके क्या तासुरात हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आ जाए ज़रा, क्या जोश और जज्बा है, क्या पैगाम है आपका कौम के लिए? हम अपने मुल्क के बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के और अपने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के कि उन्होंने हमारे मुल्क की इज्जत रखी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इंडिया की तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, बुज़दिल कौम है। हमें बहुत हैरत हुई है कि इतने डरपोक हैं और हम अपने जवानों के साथ हैं। पीस में रहें तो सबके लिए फ़ायदा है, तो अगर नहीं होएगा तो दोनों तरफ बहुत नुकसान होगा, और जो कि ये मतलब ना वो साइड चाहती है और ना हमारी साइड चाहती है। देखने आए हैं कि इंडिया वाले कहाँ हैं। क्या पैगाम देंगे इंडिया वालों को? आ जाओ मैदान में। मैं और मेरे कैमरामैन अशरफ ननकानवी आपको मिलेंगे मजीद स्टोरीज के साथ, मजीद स्पॉट्स के ऊपर। अलीना फ़ारूक ने वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी शहरियों से बात की और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर उन्होंने कुछ सवालात भी किए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। किसी भी वक्त ये मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, उससे जियो न्यूज़ आपको आगाह करेगा। सुहेल वड़ाइद साहब, सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया, उससे भी आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, उनकी जानिब से ऐलान किया गया वो कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। सीज़ फायर पर इत्तफाक होने के बाद से अब तक पाकिस्तान में तमाम ज़िम्मेदार शख्सियात, सहाफ़ी, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दीगर ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सभी सीज़ फायर को खुशाइन कह रहे हैं। कोई भी मज़ीद जंगो जदल की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय मीडिया और फिर भारत में कुछ हल्के अभी भी इस तरह के कुछ बयान दे रहे हैं जिससे कुछ तशवीश पैदा हो रही है। आपने भी गुज़श्ता रोज़ अमन की बात की, इस खत्ते की बेहतरी के लिए बात की। सीज़ फायर पर इत्तफाक होना, अमेरिका और दीगर मुल्कों का पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ की तायीद करना कितनी बड़ी कामयाबी है और हम इस सीज़ फायर को बामकसद किस तरह से बना सकते हैं कि हकीकी मानों में संजीदगी पर मबनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हो सके और कोई जंग का ख़तरा न रहे, दोनों मुल्क मिलकर अपने मसाइल हल कर सकें। देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ा मशहूर मकूला है कि आप दुनिया में अपने दुश्मन और दोस्त जो हैं उनका तयन कर सकते हैं, लेकिन आपने नेबर्स का तयन नहीं कर सकते। नेबर्स ने तो आपके साथ ही रहना जी। तो जब एक दूसरे के पड़ोस में रहना है तो हमें कोई ना कोई बेहतरीन तरीका अमन का और एक दूसरे के पुरअमन बकाए बाहमी का होना चाहिए। ये जो इंडिया का ये जो ख्याल पैदा हो गया था इंडिया में हिंदुत्व के फलसफे की वजह से कि शायद हम इस खित्ते के पुलिसमैन बन जाएंगे, डोमिनेट कर लेंगे, हेजेमनी हमारी जो है वो यहाँ बरकरार हो जाएगी, वो तो पाकिस्तान ने ना कभी 1947 के बाद एक दिन भी मानी है और ना कभी मानेगा, और इसी तरह बाकी भी खित्ते के मुल्क ये मानने को तैयार नहीं है। अब रह गया कि एक बाइज्जत और बावकार तरीका आपस में जिंदा रहने का।
और वो बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक दूसरे की इज्जत करें, ना आप उनके बारे में कोई साजिशें करें, ना हम साजिशें करें। फर्ज करें अगर पाकिस्तान के बारे में ये शिकायत थी तो हम पिछले 10 साल से 12 साल से देख रहे हैं कि जहादी तंजीमों के बारे में हमारे मुल्क की एजेंसियां जो है वो एक्शन करती रही हैं। हमने देखा है कि फैटफ के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसियां अपनाई गई, लश्कर तैयबा का मरकज खाली करा लिया गया, और भी जो ऐसी जगह थी वहाँ पे स्कूल बन गए, गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते रहे हैं कि इसी सारे अरसे में इंडिया ने एक तरफ बलूचिस्तान के अंदर शरअंगेजी जो है उसको बढ़ाया, दूसरी तरफ हमने देखा कि जो अफगानिस्तान जिसके लिए हमने खून भी दिया था, जाने भी दी थी, वहां से जो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ शुरू हो रही है, उसके पीछे भी इंडिया का हाथ जो है वो वाज़ेह तौर पर था। तो ये जो भारत के ये इक़दाम थे, ये माजी में भारत पर कभी नहीं लगे। ये जो मोदी साहब का अब ये जो रवैया था पिछले 5-7 साल का, और आप देखें कनाडा में ये वक्त वाक़यात हुए, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने साबिक जहादियों को मारा, तो ये एक इस तरह से एक्ट ऑफ वॉर्स थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़े वक़ार तरीके से इससे निकला है। अब एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे दोनों मुल्क इस सारे खित्ते की सलामती को मद्देनजर रखते हुए ऐसा तरीकेकार तय करें जिससे इस खित्ते में खुशहाली आए, इस खित्ते में अमन आए। लड़कर तो हमेशा तबाही आती है, जंगों से कभी भी खुशहाली नहीं आई, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। तो अब जरूरत इस बात की है कि कम से कम जो 2 चीजें हैं वो तो फौरी तौर पर होनी चाहिए। जिस भी टेबल लगे मुज़ाकरात का, तो पहली 2 चीजें ये होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी एक तो नाकाबिले तनसीख उसको करार दिया जाए और कभी भी उसको मुअत्तल ना करने के बारे में तय किया जाए। ये वाटर जो है ये हमारी लाइफ है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज तो एक्ट ऑफ वॉर। दूसरी ये है कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के मुआहदे हो गए थे और जिसमें के रास्ते खुल गए थे, उससे तो शुरू होना चाहिए मामला, ताकि उससे आगे जो है मुल्क, दोनों मुल्क वाइज़त तरीके से आगे बढ़े और एक कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप हमारा ऐसा हो कि आइंदा जंग की, या दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अगर आप सोचें कि हमारी कशीदगी बढ़ जाए तो उसका नतीजा ना सिर्फ हम दोनों का खात्मा होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट होगा। इसीलिए दुनिया कंसर्न्ड है कि ये कब कहीं आपस में लड़ ना पड़े। तो हमें इसको हमेशा के लिए रोकना होगा, और ताकि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से तरक्की करना चाहता है, मुआशी तरफ तवज्जो देना चाहता है, और इंडिया वो हमसे बहुत बड़ा है, हम उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन इस खित्ते में अगर अमन होगा तो खुशहाली होगी। अगर भारत ये चाहे कि वो सिर्फ खुशहाली हासिल कर ले और अमन जो है वो ना दे खित्ते को, तो ये मुमकिन नहीं। सोहेल साहब, जैसे आपने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि भारत को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन उसके लिए ज़मानत बन सकता है, पाकिस्तान उसके लिए एक सिक्योरिटी हो सकता है। जी नहीं, हमेशा से ये समझा जाता था कि देखिए जो आज तक इंडिया के ऊपर जितने इन्वेडर आए हैं, कोई भी साउथ साइड से नहीं आया, नॉर्थ साइड से आया। और जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से इंडिया पर बैरूनी दुनिया से कहीं मुकाबला नहीं हुआ, हमेशा पाकिस्तान से ही थोड़ा बहुत जो मुकाबला हुआ है। तो इंडिया पे वो हमला आवर ही रुक गए हैं जो सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान आते थे। हम उसके पीस की जमानत है। हमने अफगानिस्तान की जंगों का बंट, जो उसका सदमा था और उसका जो डेप्थ थी, उसको हमने बर्दाश्त किया। इंडिया तक तो वो नहीं गया। यानी 2 अफगान जंगें हुई हैं, उसकी जितने भी नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान ने अकेले भुगते हैं, उसको भारत तक नहीं गया। हालांकि 2 आलमी जंगें हुई जो है, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा उसके लिए किला रहा इंडिया के लिए, नहीं तो इंडिया की सलामती को भी नुकसान पहुंच सकता था। यही जो मिलिटेंट है, ये अगर इंडिया की तरफ रुख कर लेते तो इंडिया का क्या बनता।
जी दुरुस्त, मुनासिब। अहमद शहजाद साहब, जब भारत की जानिब से जारियत की जा रही थी तो बहुत से लोग मवाजना तो करते हैं कि उनकी मईशत बड़ी है, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो एक मुल्क बड़ा है, बड़ी आबादी वाला मुल्क है, लेकिन दो हमसाए हैं। सोहेल साहब ने फरमाया तब्दील भी नहीं हो सकते हमसाए, तो फिर आग जब लगती है तो फैलती है। यहाँ बताया जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे तो फिर भारत में भी हालात ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को नुकसान पहुँचेगा तो वो नुकसान उनको भी पहुँच सकता है। और इसी तरह उनकी जानिब से कुछ जो जारियत की जा रही थी उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जारी थी, उसके मैचेस को मुतासर करने की कोशिश की गई, सब महफूज रहे वहाँ पर, लेकिन PSL को मुअत्तल किया गया। फिर उनकी IPL भी जारी नहीं रह सकी, उसको भी उनको मुअत्तल करना पड़ा। तो कितना अहम है खेलों को और दीगर मामलात को भी मद्देनज़र रखना कि दोनों मुल्क इनकी अहमियत को समझें। और पाकिस्तान में खेलों का फ़रोग होना चाहिए तो भारत में भी होना चाहिए, भारत में खेलों का फ़रोग होना चाहिए तो पाकिस्तान में भी फ़रोग जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक बात की है कि उनकी आबादी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो उनके पास चीज़ें भी आजकल हैं वो शायद यहाँ से ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन वो जो एक जज्बा है जो हर मुसलमान अपने अंदर कैरी करता है वो इसका कोई नेमल बदल नहीं। ये वो खैर अभी तक बिल्कुल समझ गए होंगे। जंग, वॉर, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता, और इतनी सडन वॉर, और किस वजह से, सिर्फ एक वो पहलगाम का जो इनका एक वो अटैक हुआ। मैं आपसे, या जो उनके पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं जो समझते हैं स्पोर्ट्स की अहमियत को, और जो वो तो अब खुद ही मान गए ना कि वॉर मॉन्गर्स जो हैं उनके टीवी पे बैठे हुए हैं, जिंगोइज्म को जो है ना वो फरोग देते हैं, वो इस तरह की बातें करके एक माहौल पैदा करते हैं। वो उनके सारे जितनी भी हमारी बात होती है सब उन्हें समझ बैठे हैं, और ये उनका बहुत बड़ा रोल था ये जो सारी चीजें हुई। तो उस पहलगाम के वक़्वे को लेके थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि हम पे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि हमने वहाँ पे लोगों को, माओं को, बहनों को या बच्चों को जो है उन पे मारा। तो जब पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया गया था कि हमारा इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है, और आप बिल्कुल वेस्ट लोगों को बुला लीजिए, वहाँ का मीडिया बुला लीजिए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा लीजिए और हमें प्रूफ दीजिए, तो कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता है वो इस पे एडमिट करता और वो उस पे जो है ना प्रूफ प्रोवाइड करता और उसके बाद एक्शन लिए जाता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इस बात को लेके वॉर स्टार्ट कर दी गई, अपने घर से बैठ के यहाँ मिसाइल्स मारे गए जिसके अंदर बच्चों की शहादतें हुई, सिविलियंस मरे, और उसके बाद ये कहते फिर इन्होंने अटैक कहाँ किया, स्टेडियम्स पे अटैक किया। अब वहाँ पे कौन से टेररिस्ट होते हैं? ये जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे ये इनको टेररिस्ट समझ रहे थे। ये क्या मस्जिदें जो हैं इन्होंने यहाँ पे तबाह की। लेकिन 3 दिन से हमारी जो आर्म फोर्सेस है, हैट्स ऑफ टू देम, बड़े पेशेंटली, प्रिसाइसली चीज़ों को हैंडल करती रही। एट द सेम टाइम वर्ल्ड मीडिया को भी इन्फॉर्म करती रही दैट व्हाट इज रियली गोइंग ऑन। ये बात समझने वाली है कि जब इतनी बड़ी सिचुएशन आ जाती है तो आपको बड़ा पेशेंस रह के बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करना होता है और उसको लेके चलना होता है। 3 दिन तक जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई है हमारे जो आर्मी चीफ थे या ISPR थे या हमारे नेवल के जो चीफ थे या हमारे जो PF के चीफ थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये चीज़ों को हैंडल किया है। और उसके बाद जब 3 दिन तक भारत नहीं रुका और यहाँ पे ड्रोन्स या मिसाइल से जो है टेरर फैलाने की कोशिश की, एक स्टेट ऑफ वॉर बिल्कुल मैं उसे कहूँगा जो था, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने अटैक किया। लेकिन इसमें जो मैं अपने कुछ दोस्त जो समझते हैं चीज़ों को भारत के अंदर, उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर पहलगाम में बच्चों को पाकिस्तान ने मारा, पाकिस्तानियों ने मारा, या माओं को बेवा पाकिस्तानियों ने किया, तो यहाँ पे जब आपने वॉर जो है नाजिल कर दी थी उसके बाद तो बड़ा आसान था हमारे लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम अपना हक रखते हैं जवाब देने का। फिर भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने दीन और इस्लाम की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को, सिविलियंस को, माओं को इस जंग से दूर रखा और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। तो अगर तो हम बच्चों को मारने वाले थे जिसकी वजह से आपने ये वॉर शुरू की, अगर तो हम माओं को बेवा करने वाले थे, तो हमारे पास तो अभी पूरा मौका मौजूद था, हम तो आपके सिविलियंस को अटैक करते। लेकिन इस जंग के हालात में जहाँ 3 दिन तक आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया को, लीडर्स को बताने की कोशिश की गई, उसके बाद हमने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि मेरे ख्याल से 3 दिन तक जो उन्होंने बैटिंग की है, हमने 1 ओवर के अंदर वो मैच खत्म कर दिया। और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने है कि आपका पूरा वेस्ट का मीडिया जो है
पाकिस्तानी जो फिजाओं का बादशाह करार दे दिया गया, और आपके जो एयर जेट्स के पायलट थे वो तारीखी फतह रकम करके आए उनके S-400 को, जिसपे पूरी दुनिया नाज करती है जिन लोगों के पास वो हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेटअप है उनके एयर डिफेंस सिस्टम का, उसको ना ही सिर्फ तबाह किया, लेकिन तारीख की सबसे ज्यादा लो तरीन ग्रेविटी में जो है हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने जो है ये मुजाहरा किया। सो मैं बहुत बड़ी खराजे तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारे सारे आर्म फोर्सेस को, आसिम मुनीर साहब को, हमारे जो PF के आर्मी चीफ हैं उनको, हमारे जो नेवल के चीफ हैं उन सबको, कि ना सिर्फ उन्होंने बखूबी तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया है, लेकिन पाकिस्तान को जो है, बल्कि पाकिस्तान को जो 3 दिन से एक टेरर का सामना था उसका बखूबी जवाब भी दिया है। और अब मेरे ख्याल से इंडिया के समेत दीगर मुल्कों ने भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान कितनी सलाहियतें रखता है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो जो भारत था वो मिसकैलकुलेट कर गया, वो पाकिस्तान की फोर्सेस को जो है ना, वो पाकिस्तान की टीम समझ बैठा, क्रिकेट टीम, जमीन आसमान का फर्क है, और शायद वो फर्क उन्होंने जो है इस दफा देख लिया होगा। जी सुनील वाहिद साहब, आपने तारीख का भी हवाला दिया। माजी में दुनिया के मंजरनामे पर बहुत से ऐसे बड़े इख्तलाफात और तनाज़ात हैं जो बिलाखिर ख़त्म हुए, और वहाँ पर 2 मुल्क या 2 से ज़्यादा मुल्क अगर शामिल थे तो उनके ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान और इंडिया के मसले में क्या आपको ऐसा कोई तनाज़ा नज़र आता है जिसका हल मुमकिन नहीं? और ख़ास तौर पर जब हम यहाँ सवाल सामने रखते हैं तो सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों का ये कहना होता है कि उनके नज़र में ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नरेंद्र मोदी और BJP का जो इरादा है या उनका जो विज़न है उस पर अब भरोसा कैसे किया जाए, वो कैसे साफ़ नीयत और साफ़ दिल के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात करेंगे? क्या इसका कोई तरीका होगा इसको मुमकिन बनाने का? और जैसे आप माजी की बात कर रहे थे, दीगर सहाफ़ियों ने भी बात की कि नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आज़म बने थे तो शायद उनका रवैया काफ़ी मुख्तलिफ था। दोबारा से उनको समझाया जा सकता है कि क्या वो वाजपेयी बनना चाहेंगे? देखिए, हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और BJP, ये दोनों पार्टियों से पाकिस्तान ने डील की, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंतहा पसंद हिंदुओं से डरती थी कि हमने अगर कोई मुआहदा कर लिया तो ये हमें चैलेंज करेंगे और हमें फ्रस्ट्रेट करेंगे, इसलिए वो डरते हुए कोई मुआहदा नहीं करते थे। और जब वाजपेयी आए तो उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह नॉर्मलाइज करें। शुरू में मोदी जी ने भी कोशिश की, मियां नवाज शरीफ से मिलते भी रहे और बात की, लेकिन उसके बाद से ऐसे लगता है कि मुझे तो यूँ लगता है कि ये हिंदुत्व का जो सुनहरा ट्रैप था उसमें ये फंस गए, और ये जो 400 पार का इनका दावा था वो भी इसी हिंदुत्व ने इनका ख़त्म कराया, वगरना इक्तिसादी कामयाबियां तो उन्होंने हासिल की थी। लेकिन भारत जो है एक हेट्रोजीनियस मुल्क है, हमारी तरह यहाँ हमारे तो 97-98% मुसलमान हैं, वहाँ पर मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्ध मत भी है। तो वहाँ पे इस तरह हिंदुत्व या अखंड भारत का जो नजरिया है वो ना चल सकता है, ना नेहरू ने चलाया, ना गांधी चला सके। हमेशा उन्होंने कोशिश की कि भाई सबको इंक्लूसिव किया जाए, तो यही इंडिया के लिए बेहतर था। अब बाकी बात यह है कि अगर तो वो चाहते हैं इसी हिंदुत्व के नारे पे चलना, तो जाहिर है इससे तो फिर फसाद होगा, जंग होगी, टेंशन होगी, और उसके नतीजे में जो उनका ख्वाब है कि मैंने भारत को एक ताकत बनाना है, मुआशी ताकत बनाना है, फिर तो वो पूरा नहीं होगा। वो तो कभी बांग्लादेश से लड़ाई होगी, कभी हमसे लड़ाई होगी, कभी चाइना से लड़ाई होगी, तो ये तो टेंशन रहेगी। दूसरा रास्ता है जिस पे वो पहले चले थे, और वो रास्ता ये था कि एक बाइज्जत बावकार जो है वो दुश्मन रहे हमारे, बेशक हमारे कंपटीशन करें और चीज़ों में, इल्म में करें, टेक्नोलॉजी में करें, और बाकी चीज़ों में हमें compete करें, लेकिन ये वाला जो कंपटीशन है असले का, इसको बंद करें, और लड़ाई का जो कंपटीशन है इसको बंद करें। यही दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, और हम कर चुके हैं पहले। आप देखें कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर था तो उस वक्त आपको पता है कि फौज की हुकूमत थी,
लेकिन उस जमाने में भी काफी पेशरफ्त हुई। मियां नवाज शरीफ साहब का सिविलियन दौर था, उस जमाने में भी पेशरफ्त हुई। इससे पहले हम जाते हैं तो भुट्टो और इंदिरा गांधी में शिमला एकॉर्ड हुआ। उससे पहले बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के अंदर जो फर्स्ट स्ट्राइक थी उसका मुआहदा हुआ। तो ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। इससे पहले इंडस बेसिन ट्रीटी है, और फिर कायदे आजम का और लियाकत अली खान के ये दोनों की ये स्पीचेस मौजूद हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी नेबर्स लाइक कनाडा एंड यूएसए। तो इसी तरह जो गांधी साहब थे उन्होंने पाकिस्तान के असासों के लिए जो है वो लड़ाई की थी अपनी गवर्नमेंट से। तो क्या उस स्पिरिट को हम अगर नेगेटिव ना लेके जाए तो इससे दोनों मुल्कों का फायदा है। अगर आप नेगेटिव लेके जाएंगे, compete करेंगे और हर बात पे लड़ेंगे तो फिर उसका नतीजा तबाही है दोनों की। ना इंडिया चैन से बैठेगा, ना पाकिस्तान चैन से बैठेगा। सुहेल वड़ाइच साहब, अहमद शहजाद साहब से नशरियात जारी रहेगी एक के बाद। नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं अहमद शहजाद, सुहेल वड़ाइच साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ इस नशरियात में शामिल हो चुकी हैं। रीमा साहिबा, बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत कुछ हो चुका है। हम इस नशरियात में कोशिश करते रहे हैं बात करें उन बैनुल-अक़वामी तनाज़ात की जो उन तनाज़ात के हल होने से पहले बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आते थे कि हल हो सकेंगे, और दो मुल्कों या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान है तो उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। उसके लिए बहुत कोशिश और इक़दाम की गई होंगे माजी में। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या मिसाल हो सकती है? कौन सा ऐसा बैनुल-अक़वामी मामला है जिसकी मिसाल से हम समझ सकते हैं कि इन दो मुल्कों का मसला भी हल हो सकता है अगर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए? जी शुक्रिया जुनैद। कुछ और बातें टेक अवेज, क्योंकि आज और कल मैं ट्रांसमिशंस में नहीं थी। कोर्स आई एम हैप्पी टू सी कि हमारा वॉर रूम अब सिचुएशन रूम में तब्दील हो चुका है। एक ओवरऑल अमन का माहौल है, क्योंकि जो 3-4 दिन बल्कि पिछला पूरा हफ्ता जो हमने देखा है, एटलीस्ट फॉर मी बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं इसके, और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है जो हमने एक कौम की हैसियत से, और जो लोग डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट चीज़ें फॉलो कर रहे थे, उन्होंने फेस किया है। और कुछ पर्सनली मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है उन इलाकों के लिए जहाँ पे जो थिएटर्स ऑफ वॉर हैं, जिनकी एक नॉर्मल लाइफ यही है कि वो सुबह उठते हैं ड्रोन की आवाज़ों में, वो देखते हैं कि कहीं कोई अटैक तो नहीं हो रहा, वो परेशान रहते हैं कि उनके जो लव्ड वंस हैं क्या वो सेफ हैं, सिक्योर हैं। मैंने मुझे याद है पढ़ा था ड्रोन्स जो केपी और पहले जो फाटा था उस एरिया में बार बार कई साल वो ड्रोन्स की आवाज़ों में लोगों ने गुजारे, और साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट था बहुत कम, उससे शायद एक बहुत टाइनी परसेंटेज हम लोगों ने महसूस की। मैं लाहौर से हूँ और ये कुछ ऐसे दिन थे जिसने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी जगाई। और मैं कश्मीर की बात करना चाहूँगी कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे अवाम उनकी डे टू डे लाइफ यही है, तो वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि उन एरियाज़ में जहाँ ये एक इतना सालों से, दहाइयों से ये मसाइल चल रहे हैं, वहाँ अमन नहीं है, वहाँ लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं स्टेट ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी में, कि वहाँ की भी बेहतरी आए, उन इलाकों में भी बेहतरी आए। और उनके लिए अब दर्द जो है कुछ हद तक शायद सम टाइनी परसेंटेज हम सब महसूस कर सकते हैं। कश्मीर के बारे में ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत के जो मामलात हैं उनमें सीज़ फायर आया है, लेकिन अब कश्मीर में क्या होगा? 2018-2019 की रिपोर्ट्स हैं OHCHR की, जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें तफसील से, पाकिस्तान में तो हम बात करते हैं, पर उसमें तफसील से बताया गया है कि वहाँ के लोगों के इंसानी हुकूक किस तरह हर रोज़ पामाल होते हैं, किस तरह वायलेट होते हैं, वहाँ लोगों की क्या ज़िंदगियाँ हैं। और अब वो इतना एक हेविली मिलिटराइज्ड एरिया है, और अब ये जो पहलगाम का सानहा था, अटैक था, उसके बाद वहाँ क्या होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह अफेक्ट होंगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कैसे वाक़यात होंगे, अभी भी वहाँ पे पूरी तरह से पीस नहीं है, वो कब नॉर्मलसी की तरफ आएगा। ये बहुत से सवाल हैं, एंड आई होप हम इस पे फोकस रखें और इन मामलात को भी बेहतरी की तरफ लेके आएँ।
दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है कि अभी भी मुझे बहुत खुशी है सीज़ फायर हो गया। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना जल्दी होगा, लेकिन अभी भी आई डोंट नो अबाउट द अदर्स ऑन द पैनल, और आप लोगों ने शायद इस पे बात की हो आज और कल। मुझ में एक अभी भी अनईजीनेस है कि शायद हमें सब हकायक अभी मालूम नहीं है। इंफॉर्मेशन गैप्स हैं कुछ, जो आने वाले दिनों में शायद इन्वेस्टिगेशन मज़ीद हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो और हमें उनके कुछ जवाब मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बीच में जब भारत ने पहला हमला किया पाकिस्तान पे, उसके बाद जो 2 दिन में हुआ, जब हम कहते हैं कि हम पे बार बार भारत ने ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया, और भारत में एक ये आम तासुर है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे उनके शहरों में ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया। हमारे पास फुटेज है, एविडेंस है, मटेरियल है जो दिखाता है कि भारत ने अटैक किए यहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए, लेकिन वहाँ पे कुछ एविडेंस तो हमें नहीं नज़र आता। तो हम तो कह सकते हैं कि जब तक एविडेंस नहीं मिलता हम क्यों कबूल करें कि हमने ऐसा कुछ किया है, और हमारे ऑफिशियली डिनायल आ चुका है कि ऐसा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन वहाँ के अवाम ये मानते हैं, और उनके जो इंडिपेंडेंट मीडिया भी है वो ये मानता है कि पाकिस्तान ने ये अटैक्स करवाए हैं। सो आई वुड होप कि इसमें कुछ क्लोजर मिले, कुछ रिपोर्टिंग हो जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हो, जो इसको एक हमें कुछ क्लोजर की तरफ लेके जाए कि वो हुआ क्या था। भारत ने अगर अपने शहरों पे खुद इस तरह के अटैक्स किए हैं और वो पाकिस्तान पे ब्लेम किए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी कुछ बेहतर समझ आई वुड एटलीस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो क्या हुआ था। दूसरा, ये सीज फायर किस तरह हुआ, किन टर्म्स पे हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में जब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद भारत रिटेलिएट करेगा, सीज फायर की खबर आ गई। तो वो किस बुनियाद पे आई, ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस थी जो अमेरिका के साथ शेयर की गई, जिसने बहुत मामलात को तेज़ी से सीज फायर की तरफ लेके गई, वो भी मैं समझना चाहूँगी। इस सब के बगैर शायद मुकम्मल तौर पे हम ना टेक अवेज की तरफ जा सकते हैं, ना आगे किस तरह चलना है उस पर बात कर सकते हैं मेरी नज़र में। सो जस्ट अ फ्यू थिंग्स ऑन दैट वन। जी, सुहेल राइद साहब और अहमद शहजाद साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।